नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो हमारा टॉपिक है वो मैपिंग को लेकर है। हम मैपिंग किस बात पर करेंगे? आज जो टॉपिक है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश उत्तरी अमेरिका का मैपिंग किया जाएगा। तो हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका की बात अगर करेंगे, दिख रहा होगा, उत्तरी अमेरिका की बात किया जाएगा तो यहां तक समझ में आ रहा होगा लगभग में उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, महादेश, महाद्वीप को देखिए महादेश भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, महाद्वीप को महादेश भी कहा जाता है। ये बहुत बढ़िया हमने फिगर नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हम मैपिंग करेंगे। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कुल इसमें उत्तरी अमेरिका, साथ में मध्य अमेरिका, इधर में ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। इधर में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ये उत्तरी अमेरिका के पूर्व साइड में अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। और पश्चिम में साइड में देखेंगे तो प्रशांत महासागर आता है। और इसके उत्तर साइड में देखेंगे आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अमेरिका की अगर मैपिंग की बात करें, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड में, ये पूर्व है, पूर्व साइड में देखेंगे अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। और पश्चिम में देखेंगे, वेस्ट में देखेंगे तो प्रशांत महासागर विद्यमान है। और उत्तर में देखेंगे, नॉर्थ में, तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। पहला चीज, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, और पूर्व में अंध महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जबकि अटलांटिक महासागर या अंध महासागर कहिए, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो हिंद महासागर आता है, जो भारत के दक्षिण में है। क्लियर हो रहा? ये है आर्कटिक महासागर। उत्तरी अमेरिका की अगर बात किया जाए, उत्तरी अमेरिका का ये उत्तर भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया। और इस अटलांटिक महासागर में अनेक द्वीपीय देश पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीपीय भी देश पाए जाते हैं, कई द्वीपीय देश हैं। इन सबको मिला करके कुल इसमें अगर बात किया जाए तो 29 देश आते हैं, 29 देश आते हैं। 29 देश में कौन कौन है? एक तो उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका। दूसरा कौन है? मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका। और तीसरा कौन है? ये लिटिल अमेरिका। इसको लिटिल अमेरिका कहते हैं या द्वीपीय अमेरिका, द्वीपीय, द्वीपीय कहिए या लिटिल कहिए, लिटिल अमेरिका। तो कुल मिलाकर के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो उत्तर के साइड में है, मध्य साइड में, और जो ये द्वीपीय, यानी द्वीपीय का मतलब होता है अटलांटिक महासागर में। नहीं दिख रहा है तो इधर से हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपीय देश मिलते हैं यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? तो ये छोटे छोटे देश हैं, तो इनको मिला करके कुल 29 देश आते हैं। पहला चीज, अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 29 देश। उत्तरी अमेरिका विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका
उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है, तीसरा सबसे बड़ा महादेश है या महाद्वीप है। महाद्वीप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। जबकि सबसे बड़ा कौन है? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे कौन सा है? यही उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, इसके दक्षिण में आएगा दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे अगर बात करेंगे आर्कटिक महासागर, नहीं क्या नाम इसका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो श्वेत है, बर्फ से ढका हुआ। और छठे नंबर पे बात करेंगे तो यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। और अंतिम और सातवां सबसे छोटा देश अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओसेनिया भी कहा जाता है। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी हम मैपिंग कर रहे हैं। इसमें कुल कितने देश भैया बोलो बच्चों? 29 देश। सभी मेरे मित्र हैं, मित्रवत के हिसाब से पढ़िए, देखिए मैपिंग से। अब इसमें अगर बात करें, इधर से हम बात करें तो इधर के देश कितने, इसको हटा दिया जाए 29 देश। इतना नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए, जल्दी से जल्दी हटा दिया जाता है। अब अगर इसके बात करते हैं, इधर में एक कनाडा आता है। क्या आता है? कनाडा। इस कनाडा को ब्रिटिश कोलंबिया भी कहा जाता था। कनाडा का क्या नाम है? ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कौन सा है? कनाडा। अगर उत्तरी अमेरिका की हम बात करते हैं तो एक कनाडा जो है, कनाडा की सीमा रेखा तट से, अर्थात तट से सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगाने वाला देश कौन सा है? ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात कनाडा। पूरे विश्व में यहाँ पे अगर देखेंगे ये छोटा छोटा कट है, यानी कि कटा छटा बहुत से छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूरे के पूरे अगर देखेंगे, यहाँ पर मैप से देखेंगे, आप एटलस खोल के बैठे हमारे साथ में, देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर। और इनको जब नापा जाएगा, जोखा जाएगा, पूरी नाप तौल होगा, यानी कि केवल नाप ही नहीं, तौलने का मतलब नहीं, नापने का मतलब है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा जब नापा जाएगा लंबाई, तो पूरा सबसे ज्यादा कितना आता है इसकी लंबाई, तट रेखा की लंबाई कितना आता है? 2,02,080 किलोमीटर। विश्व में सबसे ज्यादा लंबा कनाडा की तट रेखा माने समुद्र से लगने वाली सीमा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तो अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं भैया? सबसे ज्यादा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है? ब्रिटिश कोलंबिया। या कहिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तट रेखा किसके साथ लगता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया मतलब क्या होता है भैया? बोलो कनाडा। ब्रिटिश कोलंबिया मतलब कनाडा। क्लियर हो गया? अब दूसरा अगर देश देखते हैं तो ये है अमेरिका, जिसे हम लोग प्रसिद्ध रूप से यूएसए जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये फेमस, इसको सब लोग जानते होंगे इसी अमेरिका के नाम से। अब अगर हम बात करते हैं 100 अंश देशांतर रेखा, जब आप ग्लोब पे देखे होंगे, यहीं पे हम छोटा सा आपको दिखा देते हैं, पृथ्वी गोल है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। जो पश्चिम से पूरब की ओर जो भी रेखा खींचा गया है सब समांतर रेखाएं होती हैं और इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है ये सब देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं, ऐसे इस तरीके से अक्षांश और देशांतर का एक जाल बनता है जिसे प्रक्षेप कहते हैं। ये जो रेखा है जो आता है 0 अंश की रेखा है। कौन सी अंश है? 0 अंश की रेखा है। इधर साइड में आप जाते हैं पूरब, इधर साइड में आते हैं पश्चिम। तो जो 100 अंश की रेखा आती है, 100 अंश की रेखा, सपोज करिए ये है 100 अंश की रेखा, ये 100 अंश की रेखा पश्चिम की साइड में, ये सीधा ये रेखा अमेरिका जो यूएसए है इसको बीचों बीच से होकर गुजरती है। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया? कुल मिलाकर के ये रेखा ऐसे सीधे बीचों बीच से आती है। ये 100 अंश की देशांतर रेखा है, 100 अंश की देशांतर रेखा। ये उत्तर से दक्षिण खींचा गया, पूरब से पश्चिम जो खींचा गया वो सब अक्षांश रेखाएं, उत्तर से दक्षिण जो भी खींचा गया है सब देशांतर रेखाएं।
100 अंश की देशांतर रेखा जो पश्चिम की है यानी कि वेस्ट की, 100 अंश की देशांतर रेखा पश्चिमी, ये पूरे बीचों बीच, ठीक बीचों बीच अमेरिका के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहां तक क्लियर हो गया। इसको अब ग्लोब से हटा दिया जाए यहां से, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा अगर पॉइंट हम देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया 100 अंश। अब यहां पर देखते हैं जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका को बांट रहा, कौन बांट रहा है। अगर यहां पे देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को बांटने वाला, ये इधर से बढ़ जाता है, देख रहे हैं ये यहाँ पे एक नहर बनता भैया, एक नहर बन जाता। ये नहर बाद में बनाया गया, प्राकृतिक नहर नहीं है, आदमी ने खोद करके बनाया, क्योंकि इधर से व्यापार करना सुगम हो गया, सुगम बनाने के लिए किया गया। इस नहर का नाम पनामा नहर है। कौन सा नहर है बोलो जल्दी से? पनामा नहर। पनामा नहर किन दो देशों को अलग कर दिया? महादेश को, महाद्वीप को अलग कर दिया। तो एक इधर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इसके दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग कर दिया। और साथ में अगर अलग किसी को करता तो किसी को जोड़ता भी है। किसको जोड़ेगा? इधर से अंध महासागर, अंधा नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर रहता था ना। यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर के चक्कर में बहुत सी नावें डूब जाती थी यहाँ पर, और जब डूब जाती थी तो लोग उसको अंध मान लेते थे कि यहाँ पे कुछ भूत ब्रह्मर्ग इस प्रकार का कोई चीज़ मान लेते थे। हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं कॉन्सेप्ट समझते थे लोग, तो इसलिए इसको अंध महाद्वीप लोग कहते थे, जबकि इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। तो अंध महाद्वीप अर्थात अटलांटिक महासागर को इस सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ देता है। पनामा नहर किसको अलग करता बोलिए जल्दी से? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता। किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। प्रशांत इधर महासागर, इधर में अटलांटिक महासागर, इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब इसकी एक विशेषता जो पूछा जाता है, पनामा नहर पर दो प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन से हैं? अब इसमें दो प्रसिद्ध बंदरगाह यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक है पनामा, एक है पनामा। पनामा बंदरगाह नंबर 1 पे बात करेंगे और दूसरे में करेंगे कोलन। दो प्रसिद्ध बंदरगाह हैं इसी पनामा नहर पर। पनामा नहर पर दो प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम बताया गया है। एक का नाम है पनामा, दूसरे का नाम है कोलन। पूछा गया सब एग्जाम में, मैं फालतू नहीं बताता हूँ, जो पूछा गया एग्जाम में वही बताता हूँ, ध्यान दीजिए। आपको कैसे पता लगेगा? घटना चक्र की, युद्ध की और भी कंपटीशन की किताबें आती हैं, जब उठा के देखेंगे प्रीवियस का तो आपको पता लगेगा ना। ऐसे हवा में तीर मारने से काम नहीं बनेगा। जब घटना चक्र का, युद्ध का या किसी और का भी अनेक प्रैक्टिस आते हैं, मुख्य रूप से घटना चक्र लोग ज़्यादा देखते हैं तो देखेंगे, या यूपीएससी का देखेंगे तो उसमें भी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ये बच्चा से लेकर, जो मैं मैपिंग बता रहा हूँ, इसे बच्चे से लेकर, यानी कि बच्चा मतलब जो शिशु में है नहीं वो नहीं, यानी कि 4, 5, 6, 7 में क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में कक्षा में 5 में 4 में 6 में 7 में 8 से पढ़ रहा है, यहाँ से लेकर आईएएस की तैयारी करने वाले हर बच्चे ये मैपिंग को समझें। तो पनामा नहर जो है किसको जोड़ रहा है? इस अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रहा है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर रहा है। इस नहर पर दो प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, एक है पनामा बंदरगाह, दूसरा है कोलन बंदरगाह। और इस बंदरगाह के बनने से व्यापार सुगम हो गया है। और यहीं पर पनामा एक देश है, उसी के नाम पर रखा गया है। और पनामा देश किस में आता? उत्तरी अमेरिका में ही आता है। पनामा देश किस में आता? उत्तरी अमेरिका में। और पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। यहीं से पनामा पेपर्स लीक होता है। जो बड़े बड़े जो माफिया लोग जो रुपये पैसे का हवाला कर लेते हैं, उनका जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं, उनका सब यहाँ से पर्दाफाश किया जाता है, होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात। तो यहाँ तक समझ में आ गया 100 डिग्री वाला। अब इसको हम हटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबके भैया? आगे हम चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए ना? ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो देखिए, एक कनाडा है जिसे ब्रिटिश कोलंबिया भी कहते हैं, और दूसरा है अमेरिका है। अगर यहाँ की हम बात करते हैं, ए कनाडा ए अमेरिका। यहाँ पे देखते हैं नियाग्रा जलप्रपात।
यहां पर एक मिलेगा नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ये नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कहां पर है? ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ये यहां पर अमेरिका और कनाडा के सीमा पर, कनाडा और यूएसए के सीमा पर कहां पर है? नियाग्रा जलप्रपात पहले नंबर पे पूछ लिया गया, कनाडा में या अमेरिका में? दोनों पर है, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है और इरी और ओंटेरिया झील के बीच में है। इरी और ओंटेरिया झील के बीच है, के बीच में है, बीच में। यहां तक समझ में आ गया भैया? तो नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? बहुत प्रसिद्ध है नियाग्रा जलप्रपात, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर बना है। और इरी और ओंटेरिया झील, यहां पर इरी झील है और दूसरे ओंटेरिया, ये भी पूछा जा सकता है, इरी झील और ओंटेरिया झील ये कहां पर? ये भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ही है। इरी झील और ओंटेरिया झील ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ही है, यहीं पर। और यहीं पर कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। फेमस चीज पूछा गया है। अगला हम चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया? यहीं पर हम अगर देखते हैं थोड़ा सा इधर में, हम यहीं पे एक और बता देते हैं। तो यहाँ पर एक झील और मिलेगा ऐसे, इस झील का नाम जो है दोनों में मिलता है। ये झील कनाडा में भी है और जो है अमेरिका में, यानी कि यूएसए और कनाडा, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया, दोनों में मिश्रण, दोनों में मिला हुआ, दोनों में सम्मिलित रूप है। इस झील का नाम क्या है? इन दोनों देश में आता है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील भैया क्या विशेषता है? ये झील जो है विश्व में ताजे पानी की, अर्थात मीठे पानी की, चाहे ताजा पानी कहिए या मीठा पानी, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सुपीरियर झील विश्व में ताजे पानी की या मीठे पानी की, ताजे या मीठे कहिए, बात एक ही है, पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है। लैगून झील नहीं है, ये ध्यान दीजिए, लैगून नहीं है। लैगून जो झील होता है वो समुद्र के जल से बना हुआ झील होता है। जैसे भारत का चिल्का झील ये लैगून झील है, समुद्र के जल से बना है। ये लैगून झील नहीं है, ये चूंकि बीच में है, समुद्र के जल से बना नहीं है। कनाडा और अमेरिका के बीच में है सुपीरियर झील, ताजे पानी कहिए या मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ी झील ये है। यहां तक क्लियर हो गया? और दूसरा हमने बता दिया नियाग्रा जलप्रपात। अगर विश्व में बात किया जाए सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन, सबसे ज्यादा चांदी, सिल्वर, एजी जिसे प्रतीक में कहते हैं, एजी ओजी, एजी ओजी सुनो जी लो जी नहीं, गाना नहीं, एजी, ये है मैक्सिको। कौन देश है? मैक्सिको, मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी होता एजी, एजी इसका प्रतीक है, चांदी का प्रतीक है, चांदी। चांदी क्या है? यानी कि एक तत्व है। चांदी क्या है? तत्व है, धातु में आता है, अधातु में नहीं आता, धातु में आता है। ध्यान दीजिए, चांदी जो है धातु है और इसको खींच करके भी लंबा किया जा सकता है। जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो खींच करके लंबा किया जाता है, इसका मतलब इसकी तन्यता ज़्यादा है। चांदी का वर्क होता मिठाइयों पर, मिठाई में आप बर्फी खाए होंगे सब लोग, बर्फी में एक सफ़ेद पन्नी टाइप का लगा रहता है, बहुत सफ़ेद चमकदार पन्नी टाइप का लगा रहता है। तो ये छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कभी कभी, मिठाइयों पर सफ़ेद पन्नी जो लगा होता किस चीज़ का वर्क होता है? चांदी का वर्क, एल्युमिनियम का वर्क, तांबे का वर्क, किस चीज़ का वर्क होता है? तो वो चांदी का वर्क होता है। यानी कि चांदी को बहुत पतला प्लेट में, बदले पन्नी में बनाया जा सकता है, परत में बनाया जा सकता है, तो चांदी का वर्क होता है। तो वो अलग चीज़ है, थोड़ा टॉपिक हटे थे, हम आते हैं वापस। मैक्सिको जो होता है, मैक्सिको ये देश है, तो चांदी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में, सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होता है? मैक्सिको में।
और मैक्सिको को चूहों का भी देश कहते हैं, सफ़ेद चूहों का देश कहते हैं, तो पूछा ऊँचा नहीं जाता, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पे होता है? यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चांदी की अगर बात आ रही है तो यहीं पे हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार गए हैं कजाकिस्तान। एशिया में आता है कजाकिस्तान। अगर बात करेंगे, ये समझ में आ गया भैया? हटा दिया जाए, ठीक। सुपीरियर झील हो गया, कनाडा हो गया, ये आकब का जो है जलप्रपात हो गया, नियाग्रा जलप्रपात, और ये हो गया मैक्सिको चांदी वाला हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा शार्ट में हम दिखाते हैं। कजाकिस्तान ये कहाँ पर है? एशिया में है। मोदी साहब जो है हमारे प्रधानमंत्री कई बार गए हैं, कनाडा में भी आए हैं हमको लगता है। तो कनाडा में अगर हम देखते हैं तो कनाडा में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम का प्रतीक यू होता है, यूरेनियम एक भारी धातु है। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यूरेनियम एक भारी धातु है। यूरेनियम 200 इसका प्रतीक ऐसे लिखा जाता है, यूरेनियम को यू लिखा जाता है। 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 235 परमाणु भार। और से यूरेनियम के समस्थानिक भी होते हैं। तो यूरेनियम भारी धातु है। यूरेनियम से जो है यूरेनियम को तोड़ करके, यानी कि उसका विखंडन करके परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में प्रयोग करने का मतलब क्या? परमाणु बिजली बनाया जाता है, विद्युत उत्पादन करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। साथ में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भी कई प्रकार के है काम। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन और भंडारण अगर देखेंगे तो पूरे विश्व में, तो विश्व में यूरेनियम पहले नंबर पे कजाकिस्तान में आता है। पूरे विश्व में सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात दोनों, उत्पादन में भी और निर्यात में भी सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है पूरे विश्व में। ये कजाकिस्तान एशिया में आता है। कजाकिस्तान देखेंगे, मैप उठा के देखिए, मैप तुरंत देखिए, कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान में जो है यूरेनियम सबसे ज़्यादा होता है। इसका उत्पादन और निर्यात दोनों होता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें पूरे उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन यही करता है कनाडा, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। और विश्व में बात करें तो विश्व में दूसरे नंबर पर है, विश्व में दूसरे स्थान पर, विश्व में दूसरे स्थान पर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण करने वाला कौन है? ये ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात कनाडा यूरेनियम का। और उत्तरी अमेरिका की बात करें अगर उत्तरी अमेरिका में, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा यूरेनियम बता दिए परमाणु भट्टी में प्रयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा के रूप में और बिजली उत्पादन में भी काम यह इसका प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। तो और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है पूरे विश्व में? बात करेंगे कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। बहुत बार पूछा गया कजाकिस्तान की राजधानी। और कजाकिस्तान स्थलबद्ध देश है या नहीं, स्थलरुद्ध देश है कि नहीं, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं जरूर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये जो ज़्यादा अमेरिका जिसकी दादागिरी चलता है पूरे विश्व में सभी जानते हैं। अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति भैया कौन है, बोलिए जल्दी से। हाँ, कहाँ बराक ओबामा है, वो तो बहुत पहले थे बराक ओबामा। जो बाइडेन इस समय जो है 2000 अगर हम 23 की बात कर रहे हैं, 2023 में जून की बात कर रहे हैं, तो जून 2023 में अभी इस समय जो है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनका जो है पूरा जलवा ही जलवा विश्व में सुप्रीमो बने हुए हैं। तो ये अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 50 देश हैं, 50 राज्य देश मतलब राज्य से हैं। अब यहाँ पे कुल अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, स्टेट कितने हैं? 50। कितने हैं? 50। इसमें से एक यहाँ पे जो प्रशांत महासागर आप देख रहे थे, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यहाँ पर एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय राज्य है, द्वीप, इसका नाम है, क्या नाम है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। और एक द्वीप नहीं, बहुत से द्वीप हैं भैया, तो इसलिए इसको हवाई द्वीप समूह भी कहते हैं। समूह में है हवाई द्वीप समूह। ये अमेरिका का
राज्य है, और मुझे लगता है 49वां या 50वां राज्य, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, पूछा नहीं जाएगा कौन सा है, 50वां राज्य है या 49वां, कोई कह रहा 50वां, तो देख लीजिएगा एक बार कि ये 49वां या 50वां राज्य, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा राज्य है, लेकिन अमेरिका का ये राज्य है, मुझे लगता 50वां ही है। 49वां जो है, यहाँ पे एक राज्य और मिलेगा, यहाँ पर ये अलास्का है, अलास्का, अलास्का देख रहे हैं, ये अलास्का जो है ये यूएसए का है भाग, यूएसए। पहले ये रूस का हुआ करता था, अलास्का जो था रूस का हिस्सा में था, लेकिन रूस ने बेच दिया बेकार जमीन समझ करके, और अमेरिका ने उसे खरीद लिया। और इस समय अगर देखेंगे वहाँ पे एक तेल भंडारण का बहुत बड़ा स्रोत दिखाई देता है इस अलास्का में। अलास्का ये वही अलास्का है, अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस पे देखते हैं ये जो हवाई द्वीप समूह है, हवाई द्वीप समूह ये अमेरिका का हिस्सा है, किसका, यूएसए। अगर ब्रेकर में कहीं किसी देश का नाम लिखा है, जैसे ब्रेकर में यहाँ लिख दिया ब्रेकर में, इसका मतलब ये चीज उस देश के अधीन है। तो हवाई द्वीप समूह कहाँ पर है, ये अमेरिका के हिस्से में है। इसकी राजधानी, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, होनोलुलु इसकी राजधानी है, राजधानी। हवाई द्वीप समूह अमेरिका का एक राज्य है, इसकी राजधानी होनोलुलु है। ये जो होनोलुलु है या हवाई द्वीप समूह है, ये भैया किससे बना है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। सब पूरा प्रशांत महासागर में अग्निवलय है, अग्निवलय की पेटियां, रिंग ऑफ फायर्स है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पर आता है, प्रशांत महासागर में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आता है, इसी महासागर में, प्रशांत महासागर में। और मध्यवर्ती हाँ, अभी जल्दी में आया भी था। तो पूरे प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी आता है। और ज्वालामुखी जहाँ आएगा वहाँ पे इर्द गिर्द में समझ लीजिए भूकंप के भी झटके आएंगे। इसी प्रशांत महासागर के दूसरे साइड में आप देखेंगे जापान है, जापान में भी जो है भूकंप के झटके ही झटके आते हैं। और ये जो जापान है वो भी ज्वालामुखी द्वीप पर बना ही देश है। ज्वालामुखी वहाँ पर पहले, बहुत पहले, अति प्राचीन समय में जो है ज्वालामुखी आने से ऊपर ऊपर तक आ गया और वहाँ पर एक द्वीप बन गया, उस पर लोग बस गए, और वही आज का जापान है। जापान एक द्वीपीय देश है। ये हवाई द्वीप समूह ये भी जो है द्वीपीय राज्य है अमेरिका का, इसकी राजधानी होनोलुलु है। अगर ये पूछ लेता है बहुत कठिनाई करके, होनोलुलु किस द्वीप पर बसा है, तो होनोलुलु किस द्वीप पर बसा है, इसका नाम है ओआहू द्वीप, ओआहू द्वीप। तो ये पूछा जा सकता है, कठिन प्रश्न उत्पन्न होगा। होनोलुलु द्वीप, ओआहू द्वीप, थोड़ा साफ लिख देते हैं, ओआहू द्वीप। तो होनोलुलु द्वीप जो है वो आहू द्वीप पर बना हुआ है। यहां तक सबके समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो समझिएगा हमारा से बुरा कोई नहीं होगा। सबके सब प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट में, दिमाग में छापिए, तुरंत एटलस लेके बैठिए ना, पढ़ाई के साथ साथ देखते रहिए। वीडियो थोड़ा सा रोक दीजिए, फिर देखिए, फिर देखिए, फिर रोक करके देख लीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन हो देखिए, तुरंत एटलस हटा दिया जाए। भैया आगे हम चलते हैं। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये यहाँ पर एक जलधारा, ऐसी जलधारा आती है, इसका नाम है लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर जलधारा ये कहाँ से आती है, ध्रुवों से, ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर मिलेगा, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ध्रुवों से आती है। देखिए लेब्राडोर एक जलधारा इधर से आती है, ये लेब्राडोर की जलधारा है, इधर से आती है।
एक कैसी जलधारा जो ध्रुव से इधर आएगी, विषुवत रेखा की, और ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी। नहीं दिख रहा है, चलिए यहां पे लिख देते हैं विषुवत रेखा, अब दिख रहा होगा। तो विषुवत रेखा जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी, जो ध्रुव से आएगी, वो ठंडी जलधारा होगी। और जो विषुवत रेखा से जलधारा जाएगी, विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर जलधारा जाएगी, वो कैसी जलधारा होगी? गर्म। विषुवत रेखा पर चूंकि सूर्य की किरणें अधिकांशतः चमकती रहती हैं, मुख्य रूप से अगर 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होता है। चूंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर पर सीधा चमकता है, अर्थात ये कहिए 0 अंश देशांतर 0 अक्षांश रेखा, इसको 0 अक्षांश भी रेखा कहते हैं, या कहिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। इस पर 21 मार्च से 23 सितंबर कुल मिलाकर के वर्ष भर लगभग यहाँ पर गर्मी रहता विषुवत रेखा के पास में। तो इधर से जो भी जलधाराएं ध्रुव की ओर जाएंगी वो गर्म होंगी, और जो ध्रुव से इधर आएंगी जलधाराएं वो ठंडी होगी। ये जो जलधारा है ये मैक्सिको देश है, मैक्सिको ये जो है मैक्सिको की जलधारा है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको। तो ये मैक्सिको की खाड़ी हो गया। मैप देखिए, मैक्सिको की खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी से जो होकर जलधारा जाती है इसको कहते हैं गल्फ की जलधारा, गल्फ की जलधारा या गल्फ जलधारा। एक गल्फ जलधारा जो है गर्म जलधारा है। कैसा है? गर्म। और ये जो लेब्राडोर की जलधारा ये कैसी है जलधारा है? ठंडी जलधारा, ठंडी। तो इस एक कौन सा महासागर है? इस महासागर का नाम अंध महासागर अर्थात अटलांटिक महासागर। इस अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में इधर से लेब्राडोर की जलधारा जो ठंडी जलधारा आती है, और इधर से मैक्सिको की खाड़ी से होकर के निकल रही है गल्फ की जलधारा जो एक गर्म जलधारा है। ये स्थान है, ये अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तटभाग, उत्तरी अमेरिका महादेश का पूर्वी, इधर में उत्तर, इधर में दक्षिण, इधर में पूरब, इधर में पश्चिम। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर यहाँ पे एक जगह है न्यूफाउंडलैंड या न्यूफाउंडलैंड, फाउंडलैंड क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, तो न्यूफाउंडलैंड, ये जो न्यूफाउंडलैंड जगह है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो कनाडा और जो अमेरिका का जो तट पूर्वी तट होता है वहाँ पर मिलेगा, अटलांटिक महासागर में मिलेगा। अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड के पास में एक जगह है, यहाँ पर है, इस जगह का नाम है ग्रैंडलैंड या ग्रांडलैंड, ग्रैंडलैंड कहिए या ग्रांडलैंड, चाहे ग्रैंडलैंड कहिए या ग्रांडलैंड। ग्रांडलैंड जो है ये एक मत्स्यन क्षेत्र है। ग्रांडलैंड ये बैंक है, ग्रांडलैंड बैंक, ये ग्रांडलैंड बैंक जो है ये मत्स्यन क्षेत्र है। क्या है? मत्स्यन क्षेत्र, मत्स्यन क्षेत्र, यानी कि यहाँ मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ग्रांडलैंड में। एक ग्रांडलैंड बैंक है, यहाँ पे मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो एक ग्रांडलैंड बैंक है, यहाँ पर जो है मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब क्यों ऐसा है कि मछली का उत्पादन? पूछा जा सकता है ग्रांडलैंड बैंक क्या है?
ग्रांडलैंड बैंक क्या है? एक मत्स्ययन क्षेत्र है। ग्रांडलैंड बैंक नाम है बैंक, लेकिन ये है मत्स्ययन क्षेत्र। कहाँ पर है ये ग्रांडलैंड बैंक? न्यूफाउंडलैंड के पास में। और न्यूफाउंडलैंड कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, या कहिए कनाडा और अमेरिका के तट के पूर्वी तट पर, अटलांटिक महासागर में पड़ता है। और यह ग्रांडलैंड बैंक मत्स्ययन क्षेत्र है। यहाँ पे मछली का उत्पादन क्यों ज़्यादा होता है? अभी जो हमने बताया, जो गल्फ जलधारा है, गर्म जलधारा है, और ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ये दोनों जलधाराएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ये दोनों जलधाराएं एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और जब दोनों जलधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं तो एक ना गर्म का मौसम होगा ना ठंड का, एक ऐसा अनुकूल वातावरण यहाँ पैदा होता है जिससे प्लैंकटन नामक छोटे छोटे जीव, पॉलिप नामक छोटे छोटे जीव, पॉलिप नहीं लेकिन मुख्य रूप से प्लैंकटन, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लैंकटन, यहाँ पे प्लैंकटन, ये जीव है। कैसा जीव है? वनस्पति जीव, वनस्पतिक जीव है। जब लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ की जलधारा दोनों टकराती हैं तो एक अनुकूल वातावरण पैदा होता है जिससे प्लैंकटन नामक वनस्पति जीव का जन्म ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, और इस जीव को मछलियाँ अपना भोजन बनाती हैं। मछलियों के भोजन का, मछलियाँ जो है अपना भोजन बनाती हैं, मछलियों के भोजन का सबसे अच्छा स्रोत है प्लैंकटन। तो इस कारण से ग्रैंड बैंक, जो ग्रांडलैंड बैंक है, ग्रांड बैंक है, तो ग्रांड बैंक लैंड भी हटा सकते हैं, इतना भी लिखा जा सकता है, ग्रांड बैंक भी लिख सकता है। तो ग्रांड बैंक में जो है मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ प्लैंकटन नामक जीव आ जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, जो मछलियों के भोजन का मुख्य स्रोत है, मुख्य आहार है। और एक क्यों जीव हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक ठंडी जलधारा लेब्राडोर और दूसरी गल्फ की जलधारा, गर्म जलधारा मिलने से एक अच्छे वातावरण का समावेश हो जाता है, जिससे ये जीव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे हम बढ़ें, अंडरस्टैंड। ये हटा दिया जाए, फिर से हम मैपिंग करते हैं। अब देखिए, इसको हम हटा देते हैं, पूरा का पूरा फिर से हम लाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैपिंग ये समझ लीजिए ऐसे है। ये क्या नाम है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है। ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये मैक्सिको है। इस तरीके के देश हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ पे कई जनजातियाँ हैं, जो या कहिए जो मूल लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ की अगर हम बात करते हैं, इन देशों में बात करते हैं तो नाम सुने होंगे, ज़्यादातर यहाँ पे है एस्किमो, एस्किमो रहता है, रेनडियर रहते हैं, निग्रो रहते हैं, और भी अन्य कई जो मूल लोग हैं ये रहते हैं। यहाँ के मूल लोग हैं, मूल निवासी हैं, एस्किमो है, रेनडियर है, निग्रो हैं, और भी लोग रहते हैं। अब जो एस्किमो है, मूल लोग हैं, ये जनजाति में आते हैं। ये लोग अपना ज़्यादातर इधर साइड में कनाडा वाले क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा ठंड है, सबसे ज़्यादा ठंड इधर साइड में मिलेगा। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो ये लोग जो है अपना घर किसका चीज़ बनाते हैं? घर बर्फ का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? बर्फ का। एस्किमो के लोग अपना घर किसका बनाते हैं? बर्फ का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बर्फ का? क्योंकि बर्फ जो होता है उष्मा का कुचालक होता है,
बर्फ उष्मा का कुचालक होता, सबसे बढ़िया एक हिसाब से कहिए कुचालक है। कुचालक का मतलब होता है बाहर का वायुमंडल या गर्मी या ठंडी कहीं अंदर नहीं जाएगा और अंदर का बाहर नहीं जा पाएगा। तो बर्फ का ही घर बनाए रहते हैं और दरवाज़ा जो है थोड़ा गोल गोलाई में रहता है, इस तरीके से अपना झुक करके चले जाते हैं, उसी के अंदर रहते हैं। तो ये बर्फ का घर बनाते हैं और इनके घर को क्या कहते हैं ये आप बताइएगा। दूसरा चीज एक देखिएगा, ये रेंडियर होते हैं। रेंडियर एक जो है जानवर रखते हैं, कुत्ते जैसा जानवर होता है। एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने देखिए एक रेंडियर जो है, रेंडियर नहीं है, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए जाए, रेड इंडियन है ना। तो रेड इंडियन जो है यहाँ पर हैं और एस्किमो हैं, निगरो हैं और इनुइट ऐसे बहुत से यहाँ के जो मूल लोग हैं, कुल मिला के जनजाति लोग हैं यहाँ के। अब ये लोग देखिए एक घर बना रहे किसका, बर्फ का। दूसरा चीज ये लोग जो है जो जनजाति लोग हैं सब लोग, ये लोग एक रेंडियर, एक कुत्ता जैसा है। रेंडियर जो है ये कैसा है, कुत्ता जैसा जानवर होता है, कुत्ता जैसे जानवर होता है, कुत्ता जैसा जानवर। तो रेंडियर कुत्ता जैसा जानवर होता है, दिख नहीं रहा, चलिए कुत्ता जैसा है रेंडियर। तो इसी से जो है अपना गाड़ी बनाए रहते हैं, वो गाड़ी खींचते हैं, गाड़ी खींचने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं कार्य। तो रेंडियर एक कुत्ते जैसा जानवर है। पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ी कह रहे हैं, ये जो ठंड क्षेत्र है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्र यहीं पर पाए जाते हैं। और ये जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं, कुछ रेड इंडियन वाले भी हैं, निगरो वाले भी हैं, ये लोग इसका प्रयोग करते हैं, गाड़ी खींचते हैं। और साथ में ये लोग जो है सील मछली एक होता है, सील मछली की हड्डी से जो है, हड्डी इसके होता है, बड़ी मछली होती है। सील मछली की हड्डी से नाव बनाते हैं लोग, हड्डी से क्या बनाते हैं, नाव का निर्माण करते हैं। सील मछली की हड्डी से ये लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाव बनाते हैं। इन नाव को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, कयाल। नाव को क्या कहा जाता है, कयाल। नहीं दिख रहा है, तो हड्डी से क्या बनाते हैं, ये हड्डी से भैया नाव बनाते हैं। और इन नाव को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, कयाल। तो ये जनजाति जो है सील मछली की हड्डी से नाव बनाते हैं, नाव को क्या कहा जाता है, कयाल। अब ये सब नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाता कयाल क्या है। कयाल क्या है, कयाल एक नाव है जो यहाँ उत्तरी अमेरिका के जो मूल लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, ये लोग सील मछली की हड्डी से ये बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर बात करेंगे पूरे उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, पूरे उत्तरी अमेरिका में ये जो अमेरिका है, यहाँ पर एक है ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन है, यानी कि नेशनल पार्क है। यहाँ पर ओल्ड फेथफुल येलो नेशनल पार्क। ये ओल्ड फेथफुल जो नेशनल पार्क है, ये देख रहे होंगे, ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क ये कहाँ पर, अमेरिका में है। ये इसकी क्या विशेषता, ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क जो है ये अमेरिका में, ये विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क। ओल्ड फेथफुल नेशनल पार्क विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कहाँ पर, अमेरिका में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें, एक नाम सुने होंगे, यहाँ पे अगर द्वीपीय देश की बात करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपीय देश है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम आगे थोड़ा सा दिखाते हैं, ये हटा दिया जाए, ठीक है।
अगर यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके का छोटा सा, अगर यहाँ पे देखते हैं एक जमाइका देश है, ये क्या नाम है इसका, ये उत्तरी अमेरिका को हमने शार्ट कर दिया है। यहाँ पे एक देश है जमाइका, उत्तरी अमेरिका, ये फिर ये आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है। और ये यहाँ पर एक बताए ना कौन सा नहर है, पनामा नहर। पनामा नहर इन्हीं दोनों को अलग करता है। और पनामा नहर पर दो प्रसिद्ध बंदरगाह हैं, एक बंदरगाह का नाम क्या है, क्या नाम है, पनामा, और दूसरे बंदरगाह का नाम क्या है, दिख रहा है, क्या नाम इसका बताए थे अभी, हैं, कोलन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पनामा नहर के थोड़ा सा इस साइड में देखेंगे, एक देश मिलेगा आपको जमाइका। कौन सा देश मिलेगा, जमाइका। फेमस जगह है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, केला उत्पादन में प्रसिद्ध, केला उत्पादन में प्रसिद्ध। जमाइका किस लिए प्रसिद्ध भैया, बोलिए जल्दी से। जमाइका केला उत्पादन में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन यहीं पर होता। अब अगर ये पूछ लिया जाए जमाइका की राजधानी क्या है, जमाइका की राजधानी किंगस्टन, पूछा गया कई बार, किंगस्टन। जमाइका की राजधानी जल्दी से बोलो, किंगस्टन, किंगस्टन। तो जमाइका केला के लिए प्रसिद्ध है। अगर एक चीज़ और पूछ लिया जाए कि पूरे अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका की बात हो या दक्षिणी अमेरिका में बात कर दिया जाए, ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स कहाँ है, ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल, या कह दे ग्रीन हिल, या कह दे ब्लू हिल्स, ब्लू हिल्स, हिल लिख दे या हिल्स, या तीनों लिख दे, तीनों में से कोई एक भी लिखा जा सकता है, तीनों लिखा जा सकता है। ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स, ब्लू हिल्स, ये पहाड़ी है, हिल मानी पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो यूएसए है, यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए में है ये ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स, ब्लू हिल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर ये बता दिया जाए, पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो ये जो आप दक्षिण अमेरिका देख रहे थे, दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, ये इसका नाम है रॉकी। रॉकी पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये रॉकी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। दूसरी अगर पर्वत लंबा पूछा जाए तो ये है, ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है ये, और इसका नाम क्या है, नहीं ये रॉकी हमने बोल दिया है, सॉरी, इसका नाम है एंडीज, एंडीज, यहाँ पे क्षमा प्रार्थी हैं। तो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला अगर पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका का, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। अगर दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला पूछ लिया जाए तो ये है, इसका नाम है रॉकी, रॉकी पर्वतमाला, पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है और उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा। तो यहाँ तक सुधार कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी पर है। इसका मतलब रॉकी पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वतमाला, और इस पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी ये है, ये अलास्का माता, इसका नाम है माउंट मैकिंले, माउंट मैकिंले, मैकिंले, माउंट मैकिंले। ये कहाँ पर आता है, अलास्का में आता है,
माउंट मैकिन्ले कहाँ पर आता है? अलास्का में। माउंट मैकिन्ले जो है ये रॉकी पर्वतमाला का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मैकिन्ले। और यहाँ पर ज्वालामुखी आया करता है, इसका मतलब माउंट मैकिन्ले जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। ध्यान दीजिए, माउंट मैकिन्ले सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। ये रॉकी पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी है। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया। अब अगर इसमें हम बात करते हैं, एक देखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया पर फिर चलते हैं, जो कनाडा वाला क्षेत्र है ब्रिटिश कोलंबिया। तो यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जस्ता और सीसा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर ये पूछ लिया जाए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जस्ता और सीसे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यहाँ पर होता है, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात कनाडा में होता है। और इन दोनों को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, याद करना है। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जस्ता और सीसा को। जस्ता और सीसा को क्या लिखते हैं? पीबी लिखते हैं। और जस्ता को क्या लिखते हैं? ZN। जस्ता को क्या लिखते हैं? ZN और सीसा को पीबी। जस्ता और सीसे का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कनाडा में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर बात किया जाए। और इनको दोनों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। दिमाग में छाप लीजिए, बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, बिना नोट किए काम नहीं बनेगा, ताकि दोबारा रिवाइज कर सकें। ये समझ में आ गया? तो और इसमें अगर कुछ है इम्पॉर्टेंट तो है, तो अभी बहुत कुछ इसमें अगर हम देखते हैं, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल की बात करते हैं। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल तो ये अमेरिका में आता है। कहाँ पर आता है? अमेरिका में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क सिटी मिलेगा, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल नाम से, टर्मिनल से पता चल रहा होगा ये रेलवे स्टेशन है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल ये क्या है? रेलवे स्टेशन है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे जो है ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में आता है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में आता है। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क सिटी में आता है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। याद कर लीजिए इतना। अगला इसमें अभी आधा हमने बता दिया है, आधा और बाकी अगला पार्ट 2 में बता देंगे। वीडियो तब तक के लिए हम छोड़ देते हैं। वीडियो आप एक बार अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।